दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। ये कविता की पंक्तियां पंडित नरेंद्र मिश्र की कविता पद्मिनी गोरा बादल कविता की है और ये कविता इतिहास की उस घटना की है जब चित्तौड़ का पहला शाखा जौहर हुआ था। जौहर की गाथाओं से भरे प्रश्न भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। ऐसे अवसर एक नहीं कई बार आए हैं जब हिंदू वीरांगनाओं ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जय हर कहते हुए हजारों की संख्या में सामूहिक अग्नि में प्रवेश किया। यही उद्घोष आगे चलकर जौहर बन गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। जौहर की गाथाओं में सर्वाधिक चर्चित गाथा चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की है। जब 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर घेरा डाल लिया और 8 महीनों तक चली घेराबंदी के बाद रावल रतन सिंह लड़ते हुए मारे गए थे और उनके साथ उनके दो सेनापति गोरा और बादल भी युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। जिसके बाद 26 अगस्त 1303 को रानी पद्मिनी ने 1600 छत्राणियों के साथ जौहर कर लिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 हिंदुओं का कत्ल कर डाला था। तो जानते हैं ये सब इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1301 में, जब मेवाड़ की गद्दी पर रतन सिम्हा बैठे। कई इतिहासकार उन्हें रतन सेन या रतन सिंह भी कहते हैं, जो गोलिया राजवंश के थे और उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। और 1301 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर की विजय के बाद 28 जनवरी 1303 को एक बड़ी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की ओर कूच कर दिया और चित्तौड़ के किले के पास बैराज और गंभीरी नदियों के बीच अपना शिविर बनाकर चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया और खुद को किले के उत्तर में स्थित चितौरी पहाड़ी पर तैनात किया। अलाउद्दीन के हमले के कई कारण माने जाते हैं, जिसमें से प्रमुख कारण थे। पहला कारण अलाउद्दीन खिलजी का अपने खिलजी साम्राज्य का विस्तार करना और चित्तौड़ पर आक्रमण करने से पहले उसने अपनी इस विस्तारवादी नीति के कारण कई राज्यों को जीत लिया था और उस समय चित्तौड़ का सामरिक महत्व भी बढ़ रहा था, क्योंकि उस समय चित्तौड़ का किला सबसे विशाल व सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता था। दूसरा कारण था चित्तौड़ दिल्ली से गुजरात व मालवा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, इसलिए इसका व्यापारिक महत्व भी बहुत अधिक था और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने से पहले गुजरात और मालवा को भी जीत लिया था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर भी हमला कर दिया। तीसरा कारण था 1299 में जब अलाउद्दीन का सेनापति उलुग खान गुजरात पर हमला करने जा रहा था तो रतन सिंह के पिता समर सिंह ने उससे मार्ग कर वसूल लिया था और इसी का बदला लेने के लिए सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चौथा कारण था अलाउद्दीन ने रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। दरअसल 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य में इस कारण को प्रमुख कारण बताया गया। हालांकि उस समय के इतिहासकार अमीर खुसरो, जो चित्तौड़ अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, उन्होंने इस कारण को नकार दिया है। उनके लेखों व उस समय के अन्य लेखक बर्नी और इसामी के लेखों में भी पद्मिनी का उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि बाद में अबू फजल, फरिश्ता, हाजी उदवीर, कर्नल टोड जैसे इतिहासकारों ने पद्मिनी की कहानी को कुछ हेर फेर के साथ स्वीकार किया है। लेकिन जो भी हो, पद्मिनी की कहानी के ऊपर इतिहासकारों में आज भी काफी मतभेद है। अब बात करें इस आक्रमण की, तो अलाउद्दीन की घेराबंदी के चलते रतन सिंह की राजपूत सेना ने अलाउद्दीन की सेना को कड़ी टक्कर दी। अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन के साथ चित्तौड़ गए थे, अपने खजैन उल फुतूह में घेराबंदी का वर्णन किया है और बताया है कि इस घेराबंदी के दौरान 2 बार बड़े हमले हुए थे और एक बार तो अलाउद्दीन के सैनिक बरसात के दिनों में चित्तौड़ के किले की पहाड़ी की कमर तक पहुंच गए थे पर आगे नहीं बढ़ सके। इसके बाद अलाउद्दीन ने रतन सकारात्मक संबंध का एक संदेश भेजा। रतन सिंह ने विनम्रता के कारण अलाउद्दीन का न्योता स्वीकार कर अलाउद्दीन को चित्तौड़ में आने की अनुमति दे दी और दर्पणों के माध्यम से पद्मिनी को देखने की भी अनुमति दे दी। इसके पीछे कारण यह था कि लंबी घेराबंदी के कारण चित्तौड़ के किले का राशन कम होने लगा था और रावल रतन सिंह इस घेराबंदी को बिना युद्ध के ही खत्म करना चाहते थे। पर पद्मिनी को देखने के बाद खिलजी के मन में उसे पाने की चाहत और अधिक बढ़ गई। जब खिलजी किले से बाहर जाने लगा तो शिष्टाचार के संकेत के रूप में जब रावल खिलजी के साथ बाहर द्वार तक आए तो खिलजी ने उन्हें धोखे से पकड़ लिया और अपना बंदी बना लिया और खिलजी ने रानी पद्मिनी को संदेश भिजवाया कि रतन सिंह को तब तक रिहा नहीं करेगा जब तक रानी उसके हरम में शामिल होने के लिए सहमत न हो जाए। हालांकि राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पहले ही पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बता दिया था, जिसके बाद
ही वह रानी को पाने की चाहत में चित्तौड़ तक आ पहुंचा था। खिलजी का संदेश पाकर रानी पद्मिनी ने रतन सिंह के सेनापति गोरा सिंह और उसके भतीजे बादल सिंह को बताया और इन दोनों ने रानी पद्मिनी के साथ मिलकर एक योजना बनाई और खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है, लेकिन उसके साथ उसकी दासियां भी आएगी। और खिलजी इस बात से प्रसन्न हो गया, परंतु रणनीति के तहत रानी पद्मिनी की पालकी में रानी की जगह वेश बदलकर गोरा बैठा था और दासियों की जगह अन्य पालकियों में बादल के साथी चुने हुए वीर राजपूत सैनिक वेश बदलकर बैठे थे। और अलाउद्दीन के पास सूचना भिजवाई गई कि रानी पद्मिनी पहले रावल रतन सिंह से मिलेगी, उसके बाद खिलजी के पास जाएगी। खिलजी ने रानी का प्रस्ताव मान लिया। इसके बाद सबसे पहले रानी पद्मिनी वाली पालकी जिसमें गोरा बैठा था वो रावल रतन सिंह के पास भेजी गई और रावल रतन सिंह से मिलते ही गोरा ने उन्हें घोड़े पर बैठाकर तुरंत वहां से रवाना कर दिया और अन्य पालकियों में बैठे सैनिकों ने खिलजी की सेना पर हमला कर दिया। राजपूतों के अचानक हमले से खिलजी की सेना हक्की बक्की रह गई और खिलजी इससे पहले कुछ समझ पाता, इससे पहले रावल रतन सिंह चित्तौड़ पहुंच चुके थे। इस दौरान गोरा और बादल काल बनकर खिलजी की सेना पर पड़े और गोरा सिंह का इस लड़ाई में सर उनके धड़ से अलग हो गया था। फिर भी उनका धड़ भी इस लड़ाई में लड़ता और दोनों लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद अलाउद्दीन क्रोधित हो गया और उसने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु उसकी सेना किले में सेंध तक ना लगा पाई और किले की घेराबंदी लंबी चली। और 8 महीनों बाद जब धीरे धीरे किले के भीतर का राजन पानी खत्म होने को आया तो रावल रतन सिंह ने राजपूतों के साथ मिलकर साका करने का निर्णय लिया। साके के दौरान 2 कार्य होते हैं, एक होता है जोहर, दूसरा होता है केसरिया। जोहर में स्त्रियां व बच्चे एक सामूहिक अग्नि को जलाकर उसमें समय को समाविष्ट कर देते हैं और केसरिया उस आखिरी लड़ाई को बोलते हैं जिसमें राजपूत योद्धा लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह 26 अगस्त को राजपूतों ने चित्तौड़ के किले के द्वार खोल दिए और केसरिया करने के लिए युद्ध के मैदान में कूद पड़े। उधर रानी पद्मिनी ने अन्य 1600 छतरानियों के साथ जोहर की आग में समय को समर्पित कर दिया। इस तरह अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया, परंतु जिस चीज के लिए उसने आक्रमण किया था वो उसे मिल ना पाई और इसी के गुस्से में अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं को सूखी घास की तरह काट डाला। इस बात का जिक्र अमीर खुसरो ने भी किया है कि किस तरह अलाउद्दीन की सेना ने चित्तौड़ में हिंदुओं का कत्लेआम किया और मंदिरों को तोड़ा। यह चित्तौड़ का पहला जोहर व साका नहीं था, इसके बाद भी 2 और जोहर और साके हुए। मैंने चित्तौड़ के तीसरे जोहर और साके के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी हो जाके देखे, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करें इस युद्ध के परिणामों की तो युद्ध के बाद अलाउद्दीन चित्तौड़ में 7 दिनों तक रुका और चित्तौड़ में अलाउद्दीन की सेना ने जमकर लूटपाट की और बड़ी संख्या में मंदिरों को नष्ट किया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम अपने 8 साल के बेटे खिजर खान के नाम पर खिजराबाद रखा और बाद में चित्तौड़ को जालौर के प्रमुख मालदेव को सौंप दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।